थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा। ऐ जिंदगी तू देख, मैं फिर जीत जाऊंगा। मैं फिर जीत जाऊंगा का मतलब यहां पर यह है कि आपने एक हार का कड़वा स्वाद चखा है। फिलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने सक्सेस को अचीव नहीं किया है, और यह सिचुएशन एक बहुत ही नेचुरल सिचुएशन है। अब दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखेंगे कि उन्होंने कई सारी हार को फेस किया है। आप किसी स्पोर्ट्समैन को देखिएगा, लेट्स से सचिन तेंदुलकर, तो क्या वो कभी जीरो में आउट नहीं हुए हैं? ऑफ कोर्स बहुत बार वो जीरो में आउट हुए हैं, लेकिन क्या जीरो में आउट होने के बाद उन्होंने बैटिंग करना छोड़ दिया? ऑफ कोर्स नॉट। यही प्रिंसिपल आप अपने जीवन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको सचिन तेंदुलकर की तरह सोचना चाहिए कि इट्स फाइन, फिलहाल मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं और एक बार ट्राई करूंगा, मैं और एक बार कोशिश करूंगा, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा एक चांस आएगा तो मैं एक सेंचुरी स्कोर कर लूंगा। थिंक अबाउट इट। इसी के साथ आज 21 जून 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो लेट्स क्विकली मूव ऑन। आगे बढ़े उससे पहले, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू लेकर आया है एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, प्राइस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। आज की पहली खबर यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आज से 75% जो वैक्सीन है, जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदेगी, ये वैक्सीन्स का जो स्टॉक है ये फ्री में राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हमारे देश में टोटल 27.66 करोड़ डोजेस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए गए हैं। कोविड नेशनल रिकवरी रेट भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 96.27%। उत्तर प्रदेश की सरकार आज से लॉकडाउन को रिलैक्स करने की शुरुआत कर देगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन पर अलग अलग इवेंट्स को एड्रेस करने वाले हैं। फिर G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग होने वाली है, और इसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन के हैं संजय धोत्रे साहब, तो ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। एक और खबर है, इस खबर को हम फाइनेंशियल न्यूज़ सेक्शन में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। EPFO adds around 12.76 lakh net subscribers during April this year. लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में कुछ इश्यूज चल रहे हैं इस पार्टी को लेकर, जिसके ऊपर स्टडी आईक्यू में वीडियोस भी आ चुके हैं। तो चिराग पासवान जो हैं वो एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। फिर ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव को लेकर एक 2 दिन की समिट होगी, जिसमें ब्रिक्स नेशंस इन्वॉल्व होंगे, और भारत इस मीटिंग को होस्ट करने वाला है। इजराइल के प्रेसिडेंट 2 दिनों की यात्रा के लिए, आई थिंक 2 दिनों की यात्रा है, बट इट डजेंट मैटर, द मेन थिंग इज कि इजराइल के प्रेसिडेंट जो हैं वो यूएसए जाने वाले हैं, और वहाँ पर वो जो बाइडेन साहब से मिलेंगे। कल दुनिया ने वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑब्जर्व किया। कोविड-19 मृत्यु की बात करें तो ब्राज़ील में 5 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो कोविड की वजह से मर चुके हैं। Asian Development Bank approves a $250 million loan to improve business inclusiveness in social development programs. To improve inclusiveness, not business inclusiveness, to improve inclusiveness in social development programs in Bangladesh. यूएसए की सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि नेस्ले और जो दूसरी कंपनी है काजिल, तो चाइल्ड स्लेवरी जो अफ्रीका में होती हैं, तो इसके लिए ये कंपनीज जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। ओडिशा के सीएम ने एक स्पेशल स्कीम अनाउंस की है। ये जो अनाथ बच्चे हैं तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने की स्कीम है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में। कंपनीज हेल्पिंग स्टाफ वार्म अप टू ऑफिस लाइफ अगेन।
फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कुछ कंपनीज हैं, फिर ऑटो कंपनीज हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिटेल कंपनीज। तो अब धीरे धीरे लोग जो हैं वो वापस अपनी ऑफिस में जाकर काम करेंगे। ये वे सारे लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट या फिर दोनों डोजेस जो हैं वो कोविड के ले लिए हैं। अभी हमारे देश में कोविड के जो एक्टिव केसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं, रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छा हो गया है, वैक्सीनेशन भी काफ़ी एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन वैसे ज़्यादा होना चाहिए, बट विल टॉक अबाउट इट। एक वैक्सीनेशन को लेकर भी टॉपिक आज हमारे टेबल के ऊपर हैं। तो ब्रीफली अगर मैं बताऊं तो चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगी हैं। तो अब कुछ लोग जो हैं वो वापस अपनी ऑफिस में जाकर काम करेंगे। अब इसकी इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर क्या होगी। एक पर्टिकुलर कंपनी जो है वो ऑपरेट करने लगेगी। अब आप ऑफिस के लिए मोटरसाइकिल या फिर ट्रेन या फिर कार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पेट्रोल का कंजम्पशन बढ़ेगा। आप मोटरसाइकिल्स और व्हीकल्स का इस्तेमाल करेंगे तो फिर उसका मेंटेनेंस मेंटेन करने वाली जो कंपनीज हैं, सर्विसेज और गैराजेस, तो उनका भी थोड़ा बहुत बिजनेस चल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी इम्पैक्ट लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1-1.5 साल से घर से ही काम किया है। तो अब वो वापस ऑफिस जाएंगे तो कपड़े खरीदेंगे, मे भी कुछ गैजेट्स खरीदें। तो ये सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग कंपनीज जो हैं उनको फ़ायदा हो सकता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, न्यू आईटी रूल्स फाइनलाइज्ड आफ्टर कंसल्टेशन। अब यूनाइटेड नेशंस के कुछ रेपेटोर्स हैं तो उन्होंने भारत के ऊपर ये एक प्रकार से इल्ज़ाम लगाया है कि आपके जो नए आईटी रूल्स हैं ये कंसल्टेशन के बिना आपने फाइनलाइज किए थे। भारत ने ये कहा है यूनाइटेड नेशंस में कि हमने एक, यानी कि हमारे देश ने या फिर भारत की सरकार ने इंडिविजुअल्स के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ ये रूल्स को डिस्कस किया था, पब्लिक कमेंट्स को इनवाइट किया था और उसके बाद हमने ये रूल्स को तैयार किया है। तो अगर आप हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये जो नए रूल्स हैं उससे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये बात गलत है। हमने लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद ही रूल्स को अप्लाई किया है। और हमने देखा कि कैसे ट्विटर के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि कैसे ट्विटर का एक जो लीगल शील्ड है वो चला गया है, क्योंकि ट्विटर जो है वो भारत के लॉज को कंप्लाई नहीं कर पाया है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लेकर यूएन में भी डिस्कशन हो रही है। ऑस्ट्रेलिया सीक्स क्लैरिटी ऑन एग्री इंफ्रा फंड एंड कॉटन सब्सिडीज। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हैं जिसको AOA कहते हैं। अब ये एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसमें ऐसा है कि जो डेवलपिंग देश हैं उनको ये छूट दी गई है कि आपका जो टोटल प्रोडक्शन है उसकी जो कीमत है, लेट्स से कि आपने एक साल में 100 रुपए के चावल जो हैं वो एक देश ने पैदा किए, तो उसमें आपकी सब्सिडी, गवर्नमेंट का सपोर्ट जो है वो डेवलपिंग देश के लिए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको 10 रुपये से ज़्यादा सपोर्ट आपका नहीं होना चाहिए अगर आप 100 रुपये का चावल या फिर गेहूं या फिर कॉटन या फिर जो भी चीज़ जो है वो पैदा करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया ने यह सवाल उठाया है कि भारत ने ये 10% जो सीलिंग है, 10% मैक्सिमम लिमिट है, उसको क्रॉस किया है। और भारत ने ये कहा है कि ये बात गलत है। हमने कॉटन के प्रोडक्शन में, कॉटन सब्सिडीज़ की बात करें तो 10% से कम ही जो प्रोडक्शन है उसकी जो वैल्यू है उसका 10% जो भी होता है उससे कम ही सपोर्ट प्रोवाइड किया है। और फिर भारत ने भी प्रश्न उठाए हैं कि भाई फॉर एग्जांपल कनाडा है, तो कनाडा, यूरोपियन यूनियन, रशिया, यूक्रेन, ये सारे देशों ने जो प्रश्न उठाए हैं, तो भारत ने भी प्रश्न उठाए हैं कि आपने अलग अलग चीज़ों में कितना सपोर्ट प्रोवाइड किया है ये भी बताइए। और एक लंबे टाइम से डेवलपिंग देश जो हैं वो, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे ऊपर ये प्रश्न उठाते आए हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कि हम ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमारे देश की सिचुएशन ऐसी है और दूसरे कुछ डेवलपिंग देशों की सिचुएशन ऐसी है कि उनको, किसानों को ये सब्सिडीज़ और कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करना ही पड़ता है, वरना वो फिर प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो पाता है। यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, जापान, पैराग्वे, Russia expressed concerns about lack of transparency or missing information concerning India's rice purchases and subsidies and public stockholding data, and said that the information was crucial as New Delhi is key proponent of permanent solution on public stockholding for food security। ये कुछ देशों ने भी भारत की जो राइस को लेकर जो परचेजेस हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, तो इनके ऊपर भी
प्रश्न उठाए हैं। और कनाडा की बात करें तो कनाडा का एक प्लान है, $101 मिलियन, 2 सालों का एक प्रोग्राम है वाइन सेक्टर को सपोर्ट देने की बात जो है। तो भारत ने प्रश्न उठाया है कि आप इतने पैसे जो वाइन सेक्टर को दे रहे हैं तो वो क्या है, क्या ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का ब्रीच है या नहीं। मूविंग ऑन टू आर्टिकल्स एंड ओपिनियंस एंड एडिटोरियल्स, द थर्ड कमिंग पायोनियर का ये एक आर्टिकल है। थर्ड वेव का ख़तरा जो है वो हमारे देश के ऊपर मंडरा रहा है। एक्सपर्ट ओपिनियन भी यही कहते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है रणदीप गुलेरिया, और इन्होंने भी कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि थर्ड वेव जो है ये इनएविटेबल है। इनएविटेबल यानी कि आप कुछ भी करें, थर्ड वेव तो आने ही वाली है। कुछ दिनों पहले हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल भी पढ़ा था कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाते हैं तो थर्ड वेव जो है ये कॉमन कोल्ड जैसी थर्ड वेव हो जाएगी। सेकंड वेव में जो हमने कहर देखा और जो कितने सारे लोग मर गए, कितने सारे लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, ऑक्सीजन की शॉर्टेज, फिर रेमडेसिविर और दूसरी जो भी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं तो उनकी शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ी, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी पड़ेगी इफ़ वी कैन वैक्सीनेट मैक्सिमम पीपल। तो ये भी एक चीज़ हमने डिस्कस की थी। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ, यू हैव टू कनेक्ट ऑल दिस थिंग्स विद दिस सॉर्ट ऑफ आर्टिकल्स। एक्सपर्ट ओपिनियन ये कहता है कि थर्ड वेव जो है वो इनएविटेबल है। इसके अलावा अगर आप लोगों का बिहेवियर भी देखेंगे तो भी पता चल जाएगा कि यस, ये बात सच है। कई जगहों पर जब हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ में लोग उमड़ पड़ते हैं, और हम ये भी देखते हैं, मैंने भी खुद ऑब्ज़र्व किया है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो सिर्फ मास्क अपने यहाँ पर उन्होंने पहना हुआ है ना, पहना नहीं है, बस मास्क जो है वो उनके पास है, लेकिन मास्क को प्रॉपरली यूज़ नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का बिहेवियर जो है ये बहुत ही डेंजरस है। यही कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से थर्ड वेव जो है वो फिर से आ सकती है या फिर इनएविटेबल बन जाती है। हमने उत्तर प्रदेश के बारे में बात की कि कैसे अनलॉकिंग की प्रोसेस हो रही है। मैं गुजरात में रहता हूं तो गुजरात में भी अनलॉकिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। हम श्योर अलग अलग राज्यों में आप रहते हैं तो आपके राज्यों में भी अनलॉकिंग की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यही अनलॉकिंग की प्रोसेस और ये बैड बिहेवियर और लैक ऑफ वैक्सीनेशन की वजह से ही थर्ड वेव का ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। तो इसका बेस्ट एक सॉल्यूशन यही है वैक्सीनेशन, राइट। जितना ज़्यादा हम लोगों को वैक्सीनेट करेंगे उतना ज़्यादा हम अपने आप को बचा पाएंगे। अब वैक्सीनेशन की प्रोसेस की बात करें तो हमारे देश में जो 950 मिलियन एलिजिबल पॉपुलेशन है उसके सिर्फ 5% को ही हम फुल्ली वैक्सीनेट, यानी कि दोनों डोजेस जो हैं वो सिर्फ 5% लोगों को यहाँ पर बच्चों की बात नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स 18+ की बात करें तो 950 मिलियन ऐसे लोग हैं हमारे देश में, तो उसकी सिर्फ 5% पॉपुलेशन को हम फुल्ली वैक्सीनेट कर पाए हैं। दूसरी चीज़ जो अभी हमें करनी चाहिए, जो हमने सेकंड वेव से जो चीज़ हमने जानी है, दैट इज़ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। लास्ट टाइम पर ऑक्सीजन की बोतल्स और ये सारी चीज़ों को ढूंढने से कुछ नहीं होगा। अगर हमें हर एक जान को बचाना है तो हमें आज से ही थर्ड वेव की प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। मेक मास्किंग वर्क, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, ये पहले आर्टिकल के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने इन दोनों आर्टिकल्स को थोड़ा क्लब कर दिया है। एज वी नो, स्टेट्स ने अनलॉकिंग की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है। क्या आपको पता है कि डेली जो न्यू केसेस जो हैं ये 58,583 हैं। देन दिस इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर। 58,000 यानी कि बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर याद कीजिए, ये 58,000 जो हैं उसको हम पीक मानते थे। आज 3 लाख 4 लाख केसेस पर डे जो हैं उसको हम पीक मानते हैं, और 58,000 60,000 केसेस को हम पीक नहीं मानते, इसको हम काफ़ी लो या फिर कम मानते हैं। तो ये डेंजरस है। इट इज़ अगर 1000 जितने केसेस हर रोज़ होते तो हम समझ सकते कि ये ना के बराबर है, लेकिन 58,000 जो है वो कभी भी ये नंबर जो है वो चेंज हो सकता है। इसमें 58583 के पीछे एक ज़ीरो भी कभी भी ऐड हो सकता है या फिर कम समय में ऐड हो सकता है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, वैक्सीनेशन इज़ द ओनली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन, लेकिन जब तक हम सभी व्यक्ति को वैक्सीनेट नहीं कर पाते तब तक हमें क्या करना चाहिए, तब तक द बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ मास्किंग, क्योंकि वैक्सीनेशन के डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा मिसमैच है।
3.3 मिलियन लोगों को यानी कि 33 लाख लोगों को हमने फ्राइडे को वैक्सीनेट किया, फर्स्ट डोज उनको दिया। अब सितंबर तक अब अगर हमें सभी लोगों में इम्यूनिटी अचीव करनी है तो हर रोज़ हमें 9.3 यानी कि 93 लाख लोगों को कम से कम, या फिर रफली लेट्स से 1 करोड़ लोगों को अगर आप हर रोज़ वैक्सीनेट करेंगे, तब जाकर सितंबर में हम हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल नंबर कितना है? 3.3। तो ऐसे सिचुएशन में मास्किंग जो है उसको मैंडेटरी करना होगा, और सिर्फ पुलिस या फिर गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो मास्किंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। व्हाट वी नीड इज़ कि ट्रेड एसोसिएशंस, मॉल ओनर्स, रिटेलर्स बॉडी, रिटेल स्टोर्स में अगर आप किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो इट शुड बी अ वेरी नॉर्मल थिंग कि जो स्टोर ओनर हैं, शॉपकीपर हैं, वो आपको क्लियरली बता दे कि भाई आपको मास्क पहनना होगा, मास्क पहन के, बिना मास्क के आप अंदर नहीं आ सकते। आप बातचीत भी कर रहे हैं तो मास्क उतारने की ज़रूरत नहीं है, मास्क पहन के रखिए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। बहुत सारे स्टोर्स में हम देखते हैं कि जब हम एंटर होते हैं तो हमारे हाथों को वो सैनिटाइज करवाते हैं, हमारा टेम्परेचर चेक करते हैं, उसके बाद ही हमें अंदर एंट्री मिल पाती है। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स जो चल रहे हैं ये छोटी छोटी दुकानों को भी फॉलो करने चाहिए, तब जाकर ये मास्क का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो सकता है। और ये रिटेलर्स के इंटरेस्ट में ही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा दुकानें बंद रहेगी उतना ही ज़्यादा लॉस जो है वो उनका होगा। हाँ, रेस्टोरेंट्स में ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती, लेकिन एटलीस्ट लोगों को इंसिस्ट किया जा सकता है कि आप सैनिटाइज कर लीजिए अपने हाथ, या फिर उससे भी बेस्ट है कि आप सोप से अपने हाथों को धो लीजिए, आपका टेम्परेचर चेक हो जाएगा और उसके बाद ही आपको रेस्टोरेंट में एंट्री मिल सकती है। एक और चीज़ जो रेस्टोरेंट ओनर्स को करनी चाहिए, जो मेरा मानना है, दैट इज़ के फॉर टाइम बीइंग ये जो एयर कंडीशनड रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद रहते हैं, पैक एनवायरनमेंट में होते हैं, तो आप खिड़कियाँ और दरवाजे जो हैं वो खोल दीजिए। दैट विल बी, जो एयर सर्कुलेशन जो है वो होता रहेगा, तो उससे भी ये ख़तरा जो है वो कम हो जाएगा, इन्फेक्शन का ख़तरा कम हो जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू। फिर एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इनफैक्ट, होप एंड प्रॉमिस। एक बहुत बड़ी खबर कल हमें सुनने को मिली, और वो ये थी, या फिर ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये तय किया है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये तय किया है कि जम्मू एंड कश्मीर जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, बहुत सारे लोगों को आज भी वो अनलर्न या फिर नई चीज़ लर्न शायद नहीं कर पाए हैं, या फिर डिफ़िकल्टी होगी, या फिर उसको इतना ज़्यादा पता नहीं होगा कि पहले जो हमारा एक राज्य था जम्मू एंड कश्मीर वाला पोर्शन, ये पूरा रीजन जो है उसको हम जम्मू एंड कश्मीर कहते थे, लेकिन अब ये 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड हो चुका है। लगभग 2 साल हो गए हैं इसके। 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया था। तो जम्मू एंड कश्मीर इज़ अ यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख जो है ये एक अलग से यूनियन टेरिटरी है। आज का जो आपका प्रश्न है वो यही है कि बताइए हमारे देश में टोटल कितने स्टेट्स हैं, कितने राज्य हैं, और कितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं हमारे देश में। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो नंबर दे देंगे कि x नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और y नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ हैं। मैं चाहता हूं कि आपको जैसे भी याद रहे, या फिर आपको एक टिप भी देता हूं कि कैसे आप चीज़ों को, या फिर भारत के या फिर किसी भी मैप को याद कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट विथ आइदर साउथ, आप साउथ से या फिर नॉर्थ से या फिर ईस्ट से या फिर वेस्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे भारत के सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज़ को याद रखना है तो मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? आई विल स्टार्ट विथ लेट्स से नॉर्थ। तो मैं सबसे ऊपर देखूंगा सबसे नॉर्थ में कौन सा राज्य है या फिर यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख है। उसके बाद कश्मीर या फिर जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद मैं देखता हूं तो हिमाचल प्रदेश है। फिर आता है पंजाब। फिर यहाँ पर देखूं तो उत्तराखंड है, फिर हरियाणा, फिर मैं उत्तर प्रदेश को देखता हूँ, फिर राजस्थान है, फिर मैं आइदर यहाँ पर इस साइड चला जाऊँ या फिर इस साइड। तो ऐसे करके मैं सारे एक एक राज्यों को देखता जाऊँगा, यूनियन टेरिटरीज़ को देखता जाऊँगा, और जब आप बार बार इस चीज़ को करेंगे तब पूरा भारत का मैप जो है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर फ्री टाइम पर आप अपने आप को ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि
हरियाणा जो है वो कितने राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो इसको समझने के लिए यू कैन स्टार्ट क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज 12 o'clock हिमाचल प्रदेश हैं, फिर आप उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर पंजाब। तो ऐसे आपको ये सारे राज्य जो हैं वो भी याद हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ यू स्टडी, दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर फॉर मैप्स। बार बार देखने से मैप क्लियर आपके दिमाग में आएगा। ये एक बार देख लिया और एक बार सारी चीज़ों को याद कर लिया, उससे कोई इतना बड़ा खास बदलाव नहीं होगा। तो यू हैव टू रिफर इट अगेन एंड अगेन। नाउ मैं बात ये कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ये डिसाइड किया है कि 24 जून 2021 को वो 14 ऐसी पार्टी हैं, उनके लीडर्स हैं, उनके साथ डिस्कशन करेंगे। ये जम्मू एंड कश्मीर जो फ़िलहाल यूनियन टेरिटरी है, तो उनकी 14 पार्टीज़ के लीडर्स के साथ एक मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग में ये तय किया जाएगा या फिर ये डिसाइड किया जाएगा कि कैसे फिर से वापस जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट बनाया जाए, फिर से एक राज्य बनाया जाए। इसमें एक और चीज़, लद्दाख जो है वो यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, लद्दाख को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस ही चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर जो हैं उनको राज्य का स्टेटस चाहिए। तो कैसे वापस स्टेट हुड जो है वो रिस्टोर किया जा सकता है। 2 साल, नियरली 2 सालों के बाद जब ये एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर के पास था, तो उसको रिमूव किया गया। और तब से एक डिमांड थी कि मीन्स वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनको बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं लगा था, बट ये नेसेसरी था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कर नहीं पाती थी। फिर एजेंडा की बात करें तो हिंदुत्व का एक नेशनलिज्म का जो एजेंडा था एक दशकों से, वही एक एजेंडा था कि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, कश्मीर का एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन, और फिर कुछ भारत के लॉज वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं होते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कश्मीर को एक वीक कड़ी बना देती थी, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अपना कंट्रोल, ये पूरा रीजन जो है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन, ये पूरा रीजन पाकिस्तान क्लेम कर रहा है। वो ये बता रहा है कि ये हमारा, और एक हमारा पोर्शन जो है लद्दाख का, गिलगित बल्तिस्तान, ये तो फ़िलहाल पाकिस्तान के कंट्रोल में है, जिसको हम POK कहते हैं। तो ये POK वाला पोर्शन, फिर लद्दाख का ये अक्साई चीन वाला पोर्शन अगर हमें वापस चाहिए तो पहले हमें हमारे घर में चीज़ों को ठीक करना होगा, उसके बाद हम दूसरे देशों के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर बीच में कुछ अप डाउन्स भी हुए, जैसे कि कुछ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स और मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के कुछ लीडर्स को जेल में डाला गया, और ये सारी चीज़ें हुई। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद फाइनली ये तय किया गया है कि अब एक मीटिंग होगी। अब इस मीटिंग के एजेंडा के बारे में और ज़्यादा क्लैरिटी की आवश्यकता है। जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो अफ़गानिस्तान से अभी कुछ समय के बाद निकल जाएगा। चाइना जो है वो पूरी दुनिया में डोमिनेंट बनता जा रहा है। चाइना और भारत के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशनशिप काफ़ी बॉटम में है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले हम हमारे घर में सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करें, और उसके बाद ये सारे देशों के साथ जो भी उनकी डिमांड्स हैं, जो भी उनके इश्यूज़ हैं, वो हम सॉल्व करें। तो एक चीज़ तो साफ़ है कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनका इरादा किया है। इट्स वेरी टू अर्ली टू से दैट, लेकिन ये जो स्टेप उठाया है कि अब क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया था तो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने देश को एड्रेस किया था, और उस टाइम पर भी उन्होंने कहा था कि ये परमानेंट नहीं है, एक वक्त आएगा जब जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वो जो प्रॉमिस थी, आई थिंक उसी प्रॉमिस को अब फुलफ़िल करने की कोशिश की जा रही है। एंड लेट्स होप कि ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने पॉलिटिकल लक्ष्य को साइड में रख के देश के बारे में और जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनके हित के बारे में सोचें, और फिर से एक डेमोक्रेटिक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर को एक राज्य बना दे। वहाँ के लोग अपने पॉलिटिशियंस को इलेक्ट करें, और फिर वहाँ की जो स्टेट लेजिस्लेचर हैं वो ऑपरेट करें, और सारी चीज़ें जो हैं वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हो। तो लेट्स होप कि ये एक दिन जो है वो हमें जल्द से जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी एंड, दिस इज़ गोइंग टू बी फर्स्ट स्टेप कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, उसके बाद पाकिस्तान और चाइना के इश्यूज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं।
पीपल नीड टू टेक इनिशिएटिव। पायोनियर का एक दूसरा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, कोविड-19 लॉकडाउन के टाइम पर हमने देखा कि कैसे आसमान साफ हो गया और दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमालय की माउंटेन रेंज जो है वो लोग देख पा रहे थे। दिल्ली और मुंबई में एनवायरनमेंट काफ़ी पोल्यूशन फ्री हो गया। शायद पहली बार हमें इस प्रकार की सिचुएशन हमारे शहरों में देखने को मिली। साफ आकाश था, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो वापस सिटी एरिया में आ गए और कुछ टाउन्स में हमने देखा कि वाइल्ड एनिमल्स आने जाने लगे। नदियाँ जो हैं उनका पानी क्लीन हो गया। और लॉकडाउन का या फिर पेंडेमिक का यही एक मैसेज है, स्पेशल मैसेज यही है कि हमें हमारी जो मटीरियलिस्टिक और एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जो हैं उसको रोक कर नेचर के साथ बैलेंस रख पाए ऐसी ज़िंदगी जो है वो जीनी होगी। फॉरेस्ट फायर्स कम हो गए, इलीगल पेड़ों को काटना और पोचिंग जो है ये सारी चीज़ें बंद हो गई। माइग्रेटरी बर्ड्स जो जनरली फरवरी मार्च तक रहते हैं वो मई एंड तक रहे क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन था। टाइगर के बिहेवियर में भी एक बदलाव देखने को मिला। सतपुरा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है तो उनके टाइगर्स जो है वहाँ पर टूरिस्ट आते जाते रहते हैं और ये सारी चीज़ें बंद हुई तो उसकी वजह से टाइगर्स भी थोड़े रिलैक्स हुए, थोड़े कंफर्टेबल रहें। गंगा, यमुना, गोमती नदी जो हैं उनका पानी साफ़ हो गया। डॉल्फिन्स जो हैं वो गंगा में मेरठ के पास देखने को मिली। और ये ऐसे एग्जांपल्स आपको दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिले हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में आया और तब से दुनिया के अलग अलग देशों की सरकार जो हैं वो मिलती रहती हैं, लीडर्स की समिट्स होती रहती हैं, बॉन कॉन्फ्रेंस एंड पेरिस एग्रीमेंट और पेरिस मीटिंग, फिर कितनी सारी है, माराकश की मीटिंग एंड देयर आर सो मेनी। तो ये सारी मीटिंग्स होती रहती हैं लेकिन इसमें हमें कोई इसके बड़े रिजल्ट्स देखने को क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि ये नेवर एंडिंग पॉलिटिक्स इसमें चलता रहता है। तो क्या जब पॉलिटिशियंस चीज़ों को तय करेंगे तब हम एनवायरनमेंट को एंजॉय कर पाएंगे? क्या हमारे लेवल पर क्या हमें ये पॉलिटिशियंस या फिर ग्लोबल लीडर्स की या फिर ग्लोबल फोरम्स की राह देखनी चाहिए या फिर इंडिविजुअल लेवल पर हम भी कुछ एक्शंस ले सकते हैं? भारत ने कुछ एक्शंस ली हैं, सोलर अलायंस हैं, फिर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट को एक्सपांड करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें हो रही हैं लेकिन ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक सिटीजन्स इसमें कंट्रीब्यूट ना करें। वाटर हार्वेस्टिंग की बात करें तो पिछले 20 सालों में 74% जितने जो फ्लैश फ्लड्स हैं या फिर ड्राउट के हैं उसके पीछे क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्सिबल है। 90% जितना रेन वाटर जो है वो वेस्ट हो जाता है। फॉरेस्ट 90% जितना रेन वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगर हम शहरों की बात करें तो हर एक घर में अगर हम रेन वाटर रिचार्ज की फैसिलिटी क्रिएट करें तो 2 लाख लीटर रेन वाटर को हम हर साल, हर एक घर, एक इंडिविजुअल घर 200 स्क्वायर मीटर का एक एरिया है तो ये 2 लाख लीटर रेन वाटर को रिचार्ज कर सकता है। हर एक पेड़ जो है वो 10 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है। हर एक व्यक्ति को एक पेड़ उगाना चाहिए। A big tree absorbs 21 kilo of carbon dioxide and in 100 years reduces 1 ton of carbon dioxide. एक पेड़ 100 सालों में 1 टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। फूड वेस्टेज की वजह से भी पानी तो वेस्ट होता ही है। चावल पैदा करने के लिए हज़ारों लीटर, 1 किलो चावल जो है उसको पैदा करने के लिए हज़ारों लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। और फिर आप चावल को वेस्ट करते हैं, फूड ग्रेन को वेस्ट करते हैं और उसको पैदा करने के लिए जो पानी है वो भी वेस्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप रेस्टोरेंट में या फिर घर पे खाना खा रहे हैं और अगर आप कोई चीज़ अपनी प्लेट में लेते हैं तो मेक श्योर आप फिनिश करें। उतना ज़्यादा खाना अपनी प्लेट में ना लें ताकि बाद में पता चले कि आपने आधा खाया और आधा वेस्ट कर दिया। तो फूड वेस्ट की वजह से भी बहुत ज़्यादा 70.41 लाख टन जो मीथेन गैस जो है वो एमिट होता है बिकॉज ऑफ फूड वेस्ट। अगर हम फूड वेस्टेज को रोक दें तो ग्रीन हाउस एमिशन जो है वो 8% तक कम हो सकता है। हम जो पेपर कप्स आजकल देखते हैं, जो चाय की दुकानों के ऊपर हमें पेपर कप्स दिए जाते हैं, तो इसकी वजह से 65 लाख ट्रीज और बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो हैं उसका वेस्टेज होता है। पेपर प्रोडक्शन के लिए भी पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, वाईफाई, लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ें आजकल बहुत बढ़ गई हैं। तो अगर हम
जब हमारे कंप्यूटर्स को वाईफाई को यूज़ नहीं करते उस टाइम पर अगर हम बंद कर दें तो 16% एमिशन कम हो सकता है। कार्स भी एक कंट्रीब्यूशन करती हैं कार्बन एमिशन में। अगर कार की स्पीड को 70 किलोमीटर पर आवर तक रखा जाए तो 8% एमिशन कम हो सकता है, और 100 किलोमीटर पर आवर की जब स्पीड या फिर उससे ज़्यादा स्पीड में हम कार चलाते हैं तो वो 28% ज़्यादा पोल्यूशन एमिट करती है। तो ये कुछ ऐसे इंडिविजुअल लेवल पर हम बदलाव ले आ सकते हैं। जब गवर्नमेंट लेकर आएगी इंटरनेशनल लेवल की जो मीटिंग्स हैं या फिर जो फोरम्स हैं, समिट्स हैं, वो अपने रिजल्ट्स जब प्रोड्यूस करे वो तब करेगी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें हम इंडिविजुअल लेवल पर कर सकते हैं। और जो मैंने आपको प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अगेन एक बार ये बता दूँ आपको कि मैंने जो प्रश्न आज आपको पूछा है तो उसमें आप या तो ऐसा कर सकते हैं कि एक नंबर दे सकते हैं कि कितने यूनियन टेरिटरीज़ हैं, कितने हमारे राज्य हैं, राइट, वट एवर इट इज़, मीन्स जो भी फिगर्स हैं वो आप दे सकते हैं, या फिर आप उनके नाम भी जैसे आपको याद रहते हैं उस हिसाब से आप नाम जो है वो लिख कर भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। तो आई विल लिव इट ऑन यू गाइस, जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन प्रश्न का आंसर जो है वो आप सभी को देना है। सैटरडे का लेक्चर जो है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई वॉज नॉट अवेलेबल, कुछ पर्सनल काम की वजह से आई वॉज नॉट एबल टू मेक इट, बट डोंट वरी, ये जो एक दिन का गैप है वो गैप आई विल कवर इट लेक्चर्स में। कुछ आर्टिकल्स जो रह गए हैं या फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को मैं कवर कर लूँगा, तो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल, वो आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन बैंक ऑन मी, आई विल कवर इट। या फिर ऐसा होगा तो जो नेक्स्ट संडे है तो नेक्स्ट संडे को आपके लिए एक स्पेशल लेक्चर भी मैं ले आऊँगा, ताकि जो एक दिन छूट गया है वो हम कवर कर सकें। तो दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।